जी, लाल सलाम के नारे। कल ये नारे तब लगाए गए जब जामिया गए छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था। ये नारे जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष के पहुंचने के बाद उनके स्वागत में लगे थे। उसी प्रदर्शन के दौरान जामिया मिलिया में आजादी वाले नारे भी लगे। इन नारों में एक नारा था, कश्मीर मांगे आजादी। इस नारे के साथ दूसरे राज्यों का नाम लेकर आजादी वाले नारे भी लगे। जिस आंदोलन में जगह जगह फ्री कश्मीर के प्लकार्ड दिखे हों, वहां क्या कश्मीर मांगे आजादी के नारे जानबूझकर लगाए जा रहे हैं? यह सवाल बार बार उठता है। पहले एक बार कल जो नारे लगे वो हम आपको सुनाते हैं। ये नारे हमने कल अखाड़ा में ही आपको लाइव भी सुनाए थे। आज फिर वो नारे सुनिए और उसके बाद हम आपको जेएनयू अध्यक्ष आयशी घोष ने कश्मीर को लेकर उस मंच से जो कुछ कहा वो भी सुनाएंगे और इस नारे और इस बयान का मतलब जानने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं जामिया में विरोध प्रदर्शन के दौरान लगे नारे। मुझे बताइए, यहां पर शशि थरूर पहुंचे हैं, मणिशंकर अय्यर पहुंचे हैं, ये तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हुआ। मूवमेंट कहां से हुआ मुझे बताइए। यहां पर शशि थरूर पहुंचे हैं, मणिशंकर अय्यर पहुंचे हैं, ये तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हुआ। मूवमेंट कहां से हुआ मुझे बताइए। यहां पर शशि थरूर पहुंचे हैं, मणिशंकर अय्यर पहुंचे हैं, ये तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हुआ। मूवमेंट कहां से हुआ मुझे बताइए। वहां आपने सुना जब मैं कह रहा था कि तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हुआ तो पीछे नारेबाजी ये चल रही थी, कश्मीर बोले आजादी। अभी कश्मीर बोले आजादी स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस का जो अतिक्रमण हुआ, जो उनकी तरफ से जो एक्शन हुआ, उसके खिलाफ अगर ये जामिया के बाहर प्रोटेस्ट है तो ये कश्मीर मांगे आजादी क्यों चल रही है और ये लाल सलाम क्यों चल रहा है? पूरी तरह से वामपंथी मूवमेंट है ये। कश्मीर मांगे आजादी, इस नारे का संदर्भ क्या है, यही सवाल हम पूछ रहे हैं। इस पर अटकलें पहले भी लगती रही हैं और आगे भी लगती रहेंगी, लेकिन कल जामिया में इस नारे की वजह खुद आयशी घोष ने अपने भाषण के दौरान बता दिया। आयशी घोष ने कल कश्मीर को लेकर विरोध प्रदर्शन के मंच से जामिया में क्या कहा था, अब जरा वो सुनिए। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वही से इस सरकार ने शुरू किया था। अब छात्रों के आंदोलन में और इससे जुड़ी तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से चंदन जजवाड़े, न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा और मुंबई से दिवाकर सिंह। मुंबई की बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिवाकर की ओर जाएं। उससे पहले जरा आयशी घोष के बयान को एक बार और सुन लेते हैं और फिर अमिताभ सिन्हा की ओर रुख करेंगे। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वही से इस सरकार ने शुरू किया था। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वही से इस सरकार ने शुरू किया था। कहीं ना कहीं वहीं से सरकार ने शुरू किया था। क्या शुरू किया था अमिताभ सिन्हा? 370 का एब्रोगेशन, जम्मू कश्मीर का जो अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर है, आर्टिकल 370 को हटाकर उसको जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाना, ये तो पार्लियामेंट ने किया था। 370 से अधिक ज्यादा एमपीस ने भी इस पर मुहर लगाई थी। पूरे देश ने इसकी जय जयकार, इसका स्वागत किया था। तो वहीं से शुरू हुआ तो ये कहां जाके खत्म हो रहा है? तो हॉस्टल तो बहाना था, फीस तो बहाना था, असली रंग नजर आने लगा है। अब कल भी हमने चर्चा की थी आनंद, और यही बात की थी कि डफली तो भले ही बज रही है लेकिन राग अलग अलग अलाप रहे हैं लोग। हमने कल भी देखा था किस तरह से छात्र बता रहे हैं कि हम पुलिस एट्रोसिटी के खिलाफ हैं। कुछ अगर कुछ सीनियर्स खड़े थे, उनका कहना था हम सीए के खिलाफ हैं। शाम को जेएनयू की प्रेसिडेंट कह रही हैं, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की, कि कश्मीर को भी छोड़ नहीं सकते। तब आप अपनी डफली, अपना राग, और किस दिशा में किस लिए ये राग अलापा जा रहा है ये साफ हो रहा है। सबसे बड़ी और अहम बात है कि ये युवा छात्र दिख रहे हैं और शायद यही कारण है कि सरकार बहुत ज़्यादा इन युवाओं के कारण उन
छात्रों के कारण, जिनको शायद बहुत सारी हकीकत पता नहीं है, उन छात्रों के कारण कड़े कदम नहीं उठा रही है, उन्हें हटा भी नहीं रही है। सरकार उल्टे बातचीत के मेज पर ला रही है। और तभी हमने कल चर्चा की थी कि 5,500 से ज़्यादा छात्रों ने जेएनयू में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जामिया में भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे दूर दूर केरल तक से आए हुए बच्चे हैं, इन दोनों संस्थानों में पढ़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब कभी कश्मीर, कभी सीए, कभी पुलिस एट्रोसिटी, इन सब की बात हो रही है और डफली बज रही है, तो जाहिर तौर पर इन नेताओं के इरादों पर शंका तो जरूर होती ही है। कन्हैया कुमार तो लोकसभा चुनाव लड़ गए, आईशी घोष जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हैं, वो भी हो सकता है वाम दलों से चुनाव लड़के कहीं हो सकता है संसद तक पहुंच जाए भविष्य में। लेकिन उन बाकी बच्चों का क्या होगा किशोर, जो बेचारे उनके पीछे खड़े हैं? उन्हें तो अपना कैरियर देखना है, उन्हें किसी को प्रोफेसर बनना होगा, किसी को आईएएस बनना होगा, किसी को रिसर्च में जाना होगा। उन बच्चों का क्या होगा जो वहां पर बैठे हुए हैं? तो जाहिर तौर पर अब बातचीत नहीं करोगे, अब वीसी से बात नहीं करोगे, अब सरकार से बात नहीं करोगे, तो सिर्फ गतिरोध करना है, तो ये थोड़ा ही लोकतांत्रिक देश में आप बात नहीं। और एक और बात है अमिताभ, सबसे बड़ी बात आपको ये गौर फरमाने वाली बात है कि ये सब हॉस्टल फीस का बहाना ही था। सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए वामपंथी दलों ने, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने जानबूझकर स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया। आईशी घोष को भी वहां सिखा पढ़ाकर भेजा गया है। आईशी घोष को कश्मीर से क्या लेना देना? आईशी घोष अपना कार्यभार संभाले, जेएनयू प्रेसिडेंट। आईशी घोष के लिए लाल सलाम के नारे क्यों लगे थे? क्योंकि वो तो पूरे स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट बनी है, सिर्फ आईसा या एसएफआई की प्रेसिडेंट है क्या वो? तभी तो आनंद मैं बार बार ये बोल रहा हूं, लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लोकतंत्र में सरकार आपकी बात सुने, आप कहीं भी धरने पर बैठो, आपको उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता कब तक है? आप अनिश्चित काल, आप जिंदगी भर वहां तो नहीं बैठे रह सकते ना। फीस तो हमेशा बढ़ती ही, हर यूनिवर्सिटी में बढ़ती आ रही है। नॉमिनल फीसेस बढ़ते हैं हॉस्टल के हर जगह के, और छात्र स्वीकार करते हैं और मैदान में आ जाते हैं। लेकिन आप जब मैदान में कूद रहे हो, आप कह रहे हो बात ही नहीं करनी है, बात नहीं करनी, तो आप बैठ के क्या करोगे भाई? अभी गतिरोध सुलझेगा कैसे? बात करेंगे तो फिर इनकी सियासत की रोटियां कैसे सिकेंगी? चंदन जजवाड़े भी हमारे साथ है। चंदन, सबसे बड़ी बात, जेएनयू के किसी भी एलुमनाई ने यह नहीं कहा कि हम कॉर्पस बनाने को तैयार हैं। कितने नामी गिनामी है जिन्होंने करोड़ों कमा रखे हैं। कुछ एक कॉर्पस अपनी जेब से, थोड़ा सा पॉकेट मनी अपनी से अगर वो लोग डोनेट कर देते तो ये हॉस्टल फीस सबकी अगले 10 साल के लिए कवर हो जाती। ये गुहार आईशी घोष ने क्यों नहीं लगाई अपनी एलुमनस से, जबकि सर्वर रूम को तोड़ दिया? इससे पहले कुछ साल पहले इन्होंने सर्वर रूम के नाम पर आंदोलन किया था कि इन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्हें नया सर्वर रूम चाहिए। आपके मेरे टैक्स के पैसे से बने हैं सारे हॉस्टल के प्रांगण जो बने हैं, जो टूटे हैं। भले ही एसएफआई ने तोड़ा हो, आईएसआई ने तोड़ा हो, एबीपी ने तोड़ा हो। छात्र वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। और अगर इन्हें राजनीति करनी है तो बेधड़ल्ले से करें, छुप छुपा कर। ये इसकी आड़ में क्यों कर रहे हैं? हॉस्टल फीस की आड़ में क्यों कर रहे हैं? कश्मीर का कैंपस में हुए जो भी वायलेंस या जो भी प्रोटेस्ट है, उससे क्या लेना देना? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लेब संगठनों के कई लोग हैं डीयू में, और जो हमारे साथ सुचिता हैं जो कि आईएसए से जुड़ी हुई, उनसे जानते हैं। आप ये बताइए कि कश्मीर की बात की गई है, कश्मीर का इस आंदोलन से क्या सरोकार है? माने मुझे ये पूछना है आप लोगों से कि ये कश्मीर को लेके आप लोग क्या खेल खेलना चाहते थे? कहाँ? यहाँ पहली बात तो सब जगह का नाम लिया गया, ठीक है, देश के कोने कोने पे। आप शाहीन बाग का बात क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप सब्जी बाग पटना का बात क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू, एएमयू, इनका मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा स्टूडेंट फीस हाइक था कि सीए और एनआरसी था? शुरुआत तो स्टूडेंट फी हाइक से हुई थी। इनको पूछिए कि स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन से रोका जाना सही है, एग्जाम लिखने से रोका जाना सही है? पूछिए डीयू में कौन बैठा था छात्रों को एग्जाम रोकने से रोक रहा था? इनको पूछिए ना, छात्रों को एग्जाम लिखने से क्यों रोका जा रहा है? उनके एकेडमिक करियर को क्यों खराब किया जा रहा है? प्रोटेस्ट के नाम से क्या ये खराब कर सकते हैं? इनको पूछिए, उनको पूछिए। कश्मीर में जो रहते हैं उनको वो इंसान है, इसीलिए उनको न्याय दिया जा रहा है। ये गई है कश्मीर, इन्होंने जाके देखा जम्मू में क्या हो रहा है, इन्होंने देखा जम्मू में क्या हो रहा है। 19-20 डिस्ट्रिक्ट, 23 डिस्ट्रिक्ट में से 20 डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, इनको पूछिए ना चंदन, इनको पूछिए, इनको पूछिए कि स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन से क्यों रोका गया, उनके साथ गुंडागर्दी क्यों की गई? कहीं राजनीतिक मामले में तो नहीं उलझ रहा? राजनीतिक मामला है इसमें, क्या फी वृद्धि को राजनीति क्या है? राजनीति करने का हक सिर्फ अमित शाह को है। राजनीति तो अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो हॉस्टल फीस का बहाना क्यों किया? हाँ, तो बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ने का हक नहीं है, उनको पढ़ने से रोका क्यों जा रहा है? एक मिनट नहीं, बात सही, आपकी बात उनको पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? जिन्ना वाली आजादी का मतलब क्या है, पूछिए उनको।
जिन्ना वाली आजादी के नारे क्यों लग रहे हैं? पूछिए उनको। हक सिर्फ अमित शाह को है? अरे पूछिए ना, यहाँ पे उनको भी हक है। हक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी कहाँ गई? सोचने का ताकत राइट के साथ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पूछिए चंदन इनको। आपको लगता है वो राजनीति है तो हाँ, इस देश का 130 करोड़ जनता राजनीति करेगी। सिर्फ अंबानी उनको अडानी के पूछिए ना चंदन। आकाश, ये सीधी सी बात है कि इनका चंदन मानना है चंदन कि इनको राजनीति करने का- चंदन मैं जी, आनंद बोल रहा हूं। उनको आप बेधड़ल्ले से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? आप उनको पूछिए कि अगर ये हक की बात करते हैं तो इनके साथ जिम्मेदारी भी है। 5,500 छात्रों के रजिस्ट्रेशन को रोकने का काम क्या जिम्मेदारी का काम है? आयशा ने डीयू में छात्रों को एग्जाम रखने से रोका, क्या यह जिम्मेदारी का काम है? दूसरों के एकेडमिक करियर को बर्बाद करना कौन सी जिम्मेदारी है? बिल्कुल। इनको कहां से हक मिलता है? पूछिए इनको। देखिए जहाँ आकाश, हाँ नहीं सवाल, आप एकदम आप सामान्य लोग जाके भाजपा वालों से पूछते हैं क्या गंदी राजनीति कर रहे हैं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपसे स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स के बारे में सवाल पूछना क्या गलत है? पूछिए उनको। स्टूडेंट्स के बारे में सवाल पूछना क्या गलत है कि नहीं? पूछिए उनको। आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये सवाल है। मेरा सवाल उनसे पूछिए चंदन। मैं आनंद बोल रहा हूँ। नहीं करा सकते। मेरा सवाल उनसे पूछिए चंदन। आपकी बात वो सवाल से क्यों बच रही है? आपकी बात मैं लाइव सबको सुना रहा हूँ या कहीं कोई कट कहीं एडिट नहीं है। एक चीज आप मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए कि कई छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं, क्या ये उचित यहाँ पे होता? एक छात्र है जो पढ़ता है। जो छात्र हैं जिनके लिए क्लासेस बंद किए हैं उनका क्या? उनकी तरफ इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? कैरेक्टर है ना, आरएसएस अपने शाखा से निकल, सुन लीजिए, ये बोलने का मौका दीजिएगा। ये इनका एजेंडा पॉलिटिकल हुआ, स्टूडेंट्स का नहीं हुआ। इनका एजेंडा एक आइडियोलॉजी ड्रिवन हुआ। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं। अमिताभ सिन्हा सुनिए, देखिए चंदन जजवाड़े वहां खड़े होकर छात्रों पर सवाल पूछते हैं और इनको आरएसएस और बीजेपी को लताड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही। तो फिर ये बेधड़ल्ले से बिंदास साफ दिख रहा है कि ये आइडियोलॉजिकल फाइट है। ये वामपंथी दलों ने इसको एक आइडियोलॉजिकल फाइट बना दिया। तो स्टूडेंट्स का मूवमेंट ना बोले इसको। बिल्कुल आनंद, यही तभी तो हम लोग बार बार यही चर्चा कर रहे हैं ना कि अगर राजनीति नहीं होती तो छात्रों को बातचीत की मेज पर तो ले आए थी सरकार। अच्छा अमिताभ जरा रुकिए, प्रकाश जावड़ेकर मंत्री हैं, वो पीसी कर रहे हैं। अभी तक फांसी पर नहीं लटके, इसका एक ही कारण है आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है, इनकी लापरवाही के कारण वो फांसी पर नहीं लटके। उच्चतम न्यायालय ने उनका अपील 2017 में ही खारिज किया था और उनको फांसी की शिक्षा सजाए मौत दी थी। लेकिन एक प्रोसेस होती है कि तिहाड़ जेल अथॉरिटीज को उनको नोटिस देनी पड़ती है कि आपको ऐसे ऐसी फांसी की सजा हुई है, आपको दया याचिका करना है या क्यूरेटिव पिटीशन करना है या जो भी कानूनी आपके अवसर है वो लेना है तो अभी ले लो, नहीं तो आपको फांसी मिलेगी। लेकिन ये नोटिस 2-2.5 साल दी नहीं, अक्टूबर 19 तक नहीं दी। ये जो 2.5 साल का डिले है, देरी है, ये कॉम्प्लिसिटी है दिल्ली सरकार की गुनहगारों के प्रति जो सहानुभूति है, और उसका ये नतीजा है कि 2-2.5 साल उनको सूचना ही नहीं दी, उनको नोटिस ही नहीं दी, इसके कारण उन्होंने अपील नहीं किया। अब उन्होंने अपील किया। अब इनके वकील परसों खड़े हुए कोर्ट में और राहुल मेहरा, और उन्होंने कहा कि 22 को फांसी नहीं लग सकती। पूरा देश 22 को फांसी लगे एक बार, देश के बहुत अट्टल बदमाशों को, ये सोच रहा है, ये देखना चाहता है। और अब आम आदमी पार्टी के राज्य सरकार के वकील कह रहे कि 22 को फांसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभी अपील का वक्त है। ये वक्त दिया किसने? ये अगर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 1 सप्ताह में अगर उनको नोटिस दिया जाता तो आज तक सारे उनके जो अपील के अधिकार है वो खत्म होके वो कभी के फांसी लटक चुके होते। तो बीजेपी का अब आरोप आम आदमी पार्टी पर कि देर जो फांसी जो टल रही है उसका आरोप आम आदमी पार्टी के सर पर मंडा जा रहा है। जबकि कल शाम को ही उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने जो है पिटीशन को खारिज कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है एमएचए और प्रेसिडेंट्स ऑफिस की ओर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में बात हमारी मुद्दे की इस बात की हो रही थी कि कश्मीर के नारे स्टूडेंट मूवमेंट में क्यों लग रहे थे। अगर जेएनयू में स्टूडेंट्स पर जिस तरह से बर्बरता हुई और जिस तरह से लड़ाई हुई उस पर अगर प्रोटेस्ट था, हॉस्टल फीस पर प्रोटेस्ट था, तो वहां पर कश्मीर वाली आज़ादी इसके नारे क्यों लग रहे हैं, लाल सलाम के नारे क्यों लग रहे हैं। और इसे पूरी तरह से अब पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकल फाइट बना दिया गया है वामपंथी दलों द्वारा, और यह साफ नजर आ रहा है। अब कश्मीर पर जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष के बयान पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखाने वाले और उनका समर्थन करने वालों का एजेंडा देश को बांटना है। जी, जेएनयू छात्र संघ की जो अध्यक्ष हैं आयशी घोष अब कश्मीर के मुद्दे को भी जिक्र कर रही हैं कि हम कश्मीर को पीछे नहीं छोड़ सकते। देखिए, अगर आप पूरी जेएनयू के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे और जो जेएनयू को लेकर के मुंबई में या और कहीं पे भी जो प्रोटेस्ट आप देखेंगे तो इसमें तो लोग फ्री कश्मीर का पोस्टर लेके खड़े हैं। और जो असली बात है वो उनके मुंह से निकल गया है, जो भी जेएनयू की अध्यक्ष है। तो इनका एजेंडा ही देश को बांटना है और इसको अब तो धीरे धीरे देश ये जान चुका है। इन लोगों को जनता ने भी नकार दिया, इन लोगों को जनादेश के द्वारा इनको दरकिनार किया देश ने। लेकिन ये अपनी जो कुत्सित मानसिकता है उसको ले करके अभी भी लगे हुए हैं और यही कारण है कि देश इन लोगों की सच्चाई जानने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहा है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, देखिए अब मनोज तिवारी का भी यही बयान कि देश को बांटने की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात मैं ये कहूंगा, चलिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से आज़ादी की बात करना कश्मीर की, जबकि उनको ये कहना चाहिए कि वहां पर नॉर्मलसी की बात होनी चाहिए। और जहां पर ये जैसे ही ये सवाल पूछा जाता है अमिताभ, तो वो इंटरनेट बैन का बहाना देते हैं। जबकि कल ही जब इस बात पर चर्चा हो रही थी, इंटरनेट बहाल किया गया है, 2G सर्विसेज फिर से शुरू की गई हैं। बिल्कुल आनंद, दो तीन चीज़ें साफ हैं। जैसे जैसे स्थितियां नॉर्मल हो रही हैं कश्मीर में, वैसे वैसे सरकार और स्थानीय प्रशासन उन इलाकों में रिलैक्स करते जा रही हैं। चाहे इंटरनेट पर दबाव हो, चाहे मार्केट्स बंद हो, धारा 144 खत्म हो रही है। तो गिने चुने 1 या 2 जिलों में, चाहे वो श्रीनगर हो या फिर शोपियां इलाका हो, 1-2 इलाके हैं जहां पर अभी बहुत ज़्यादा सेंसरशिप या फिर इंटरनेट बंद है। लेकिन पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर इलाके में आधे से ज़्यादा जिले अब नॉर्मलसी की ओर बढ़ चले हैं। अब जहां तक ये सरकार की बात है, लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है, ये मुद्दे जेएनयू में क्यों उठ रहे हैं, ये मुद्दे जामिया में क्यों उठ रहे हैं, ये मुद्दे जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्यों उठ रहे हैं। आनंद, सीधी सीधी राजनीति साफ हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, और यही नहीं, मुद्दे उठाएं, लेकिन जो मंच है, मंच आपका छात्रों के हॉस्टल फीस के विरोध में था कि कैंपस में हुए वायलेंस के विरोध में था। मंच आपका इस बात पर था कि जामिया में अगर पुलिस की तरफ से अतिक्रमण हुआ है तो फिर पुलिस के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई है, यह आपका मंच था। अब वहां पर लाल सलाम, कश्मीर वाली आजादी और ये सारी बातें कि कश्मीर को छुड़ाना है और वामपंथी दलों की आइडियोलॉजी को पुश करना, ये लॉजिक क्या हो गया? आनंद, दो चीजें साफ हैं। पिछले 5-6 सालों से सरकार और पैरामिलिट्री फोर्सेज जहां जहां अंडरग्राउंड मूवमेंट है वाम दल द्वारा समर्थित, वहां पर ऑल आउट लड़ाई छेड़े हुए हैं। नोटबंदी के बाद इनके पास नोटों की भी कमी हो गई है, जिस तरह से वसूली चलती थी ग्रामीण इलाकों में स्थानीय ठेकेदारों से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो धीरे धीरे असर डालने लगी हैं और शायद यही कारण है कि इनके ज़्यादा समर्थक अब अर्बन इलाकों में ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, जिसे सरकार अर्बन नक्सल्स का नाम दे रही है। ये अब अर्बन नक्सल जो है, जेएनयू पहले ही वाम दलों से घिरा हुआ रहा है और अब तो चारों वाम दल एक होकर चुनाव लड़ते हैं। चारों पोस्ट में से एक पोस्ट स्टूडेंट्स यूनियन में बांट लेते हैं। तो जाहिर तौर पर एक संदेश देना है बाकी लोगों को, अपने कैडर को भी, कि हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन ऐसे में मूवमेंट को सस्टेन कैसे रखा जाए? प्रॉब्लम तो, समस्या मैं आनंद तभी भी यही कह रहा हूँ, कन्हैया कुमार चुनाव लड़ ले सकते हैं लोकसभा चुनाव जाकर, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। जामिया के प्रेसिडेंट चुनाव लड़ लेंगे। आयशी घोष जाकर हो सकता है कि आयशा या सीपीएम माले के साथ चुनाव लड़ लें। लेकिन बाकी छात्रों का क्या होगा? ये जो अनाम चेहरे हैं, अनजान चेहरे हैं, जो यहाँ पर लगे हैं कि छात्रों की भलाई के लिए नेता लड़ रहे हैं, उनका क्या होगा? उन्हें तो पढ़ाई करनी, उन्हें अपना कैरियर बनाना। पढ़ाई नहीं, देखिए 5,500 से ज्यादा अगर रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो यानी वो आयशी घोष के साथ नहीं है। और आयशी घोष तो इन सबकी प्रेसिडेंट हैं। अगर इन सबकी प्रेसिडेंट है तो इनके हित की बात कहां कर रही है वो?
1 महीने से क्लासेस बंद करना जामिया के किन छात्रों के लिए लाभदायक है, ये बताएं। आजादी से जुड़े एक और बात, इससे पहले अमिताभ मैं आपकी ओर वापस आऊं, एक और पहलू है इसका कि आजादी से जुड़े तमाम तरह के जो ये विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो लगते रहे हैं, इनमें सियासी दलों से आजादी से लेकर भूख और गरीबी तक की बातें होती। कई बार कश्मीर से लेकर दूसरे राज्यों तक के नाम होते हैं, लेकिन जब ऐसे ही नारों के बीच में ये नारा लगे कि लेकर रहेंगे आजादी, जिन्ना वाली आजादी, तब तो सवाल उठेंगे ही कि ये जिन्ना वाली आजादी लेने की मांग क्या है और इसका मतलब क्या है। बीजेपी का आरोप है कि शाहीन बाग में 9 जनवरी को विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन्ना वाली आजादी के नारे लगे थे। अब अमिताभ बताइए, ये जिन्ना वाली आजादी वहां क्या कर रही है? कई सारी बातें हुई हैं। जब शशि थरूर रैली एड्रेस करने गए थे तो किस तरह के नारे लगे थे, जामिया के गेट पर किस तरह की बातें लिखी गई, सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक धर्म के लेकर वहां के उसके वर्चस्व की बात भी लिखी गई। क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? जब शशि थरूर ने इस बात को टोका, देखिए किसी तरह की भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को हम जगह नहीं दे सकते सीए और एनआरसी के बहाने, तो अगली बार जब वो जामिया गए तब भी ऐसे ही नारे लगे। आनंद, दो चीज़ें तो साफ हैं। जैसे नारे लग रहे हैं जिन्ना वाली आज़ादी और इस तरह की आज़ादी, इसकी जांच तो दिल्ली पुलिस करेगी और जहां की स्थानीय प्रशासन करेगा ही, लेकिन ये मंशा दिखाता है उन लोगों का जो इन छात्रों को लीड कर रहे हैं। और छात्रों को भी सोचना होगा कि किनके नेतृत्व में वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ अब उन्हें अपनी भलाई की लड़ाई जो शुरू की थी, वो लड़ाई बदलते बदलते कश्मीर और कन्याकुमारी तक जा पहुंची आनंद, और छात्रों को भी सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम लोग बार बार यही कह रहे हैं, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति इतनी भी नहीं होनी चाहिए जहां आप सीधे सीधे आप देश की अखंडता पर और देश की एकता पर चोट कर सकें। और तीसरी बात, अगर आप सरकार से बात नहीं करोगे, सरकार के नुमाइंदों से नहीं बात करोगे, तो आप छात्र किसकी भलाई के लिए वहां पर खड़े हो, किसकी भलाई के लिए वहां पर लड़ रहे हो? यहाँ सीधे सीधे साफ है कि अपनी राजनीति कुछ लोग चमका रहे हैं। देखिए, राजनीति जितनी भी चमकाएं, लेकिन जेएनयू छात्र संघ की अगर वो अध्यक्ष हैं तो उनकी जिम्मेदारी 8000 छात्रों की है, सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमने वाले 500,000 छात्रों की नहीं है। और अगर उसमें से 6000 छात्र चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो, क्लासेस हो और वो पढ़ना चाहें, तो उसको फैसिलिटेट करना आईशी घोष की जिम्मेदारी है। जब स्टूडेंट से रिलेटेड ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो इनको तकलीफ होती है, वो इसको पॉलिटिकल कर देते हैं। जब पॉलिटिक्स पर उनसे सवाल पूछते हैं तो फिर वो स्टूडेंट्स की बात करते हैं। ये घुमाने का और गोलपोस्ट बदलते रहने का काम इनका चलता रहता है, लेकिन इनकी असली मंशा सामने आ जाती है। अमिताभ, आनंद, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र में अगर विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो लोकतंत्र में अपनी सरकार चुनने का हक भी जनता को है। और 2014 हो चाहे 2019, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है। 2024 तक ये सरकार है और विचारों की अभिव्यक्ति का सवाल है। तो अगर कुछ लोग 4 यूनिवर्सिटी में कुछ लोग अगर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं तो वो जनता भी देख रही है, जिन्होंने वोट भी दिया था इस सरकार को। तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में से विचारों की अभिव्यक्ति होती है, वो साइलेंट और एक और बात अमिताभ, अगर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो क्या 1 महीने से ये प्रदर्शन कर पाते? अगर आजादी नहीं होती तो क्या 1 महीने से चक्का जाम करके दिल्ली निवासियों को तकलीफ में डालकर ये वहां बैठे हुए होते? अगर आजादी नहीं होती तो ये भी तो सोचें। ये सोच शायद नहीं है, क्योंकि ये जो कहेंगे वो उनकी आजादी है और दूसरों को रोकेंगे वो उनकी आजादी है, लेकिन जिनको तकलीफ हो रही है उनकी आजादी का इनको कोई मतलब नहीं है। उनकी आज़ादी से इनको कोई मतलब नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति से उनको कोई मतलब नहीं। और वहां मुझे तकलीफ है, क्योंकि अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी मांगते हैं तो आप दूसरों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, लेक्चर लेने की और लेक्चर अटेंड करने की आज़ादी पर आप अंकुश नहीं लगा सकते, और आपने ऐसा किया है।
बिल्कुल आनंद, एक मिनट अमिताभ, एक और पहलू है इसका। जब कश्मीर की आजादी की मांग नारों के जरिए की जाती है तो धीरे से दूसरे राज्यों के नाम भी आगे पीछे जोड़ दिए जाते हैं। क्या कश्मीर की आजादी की मांग पर सवाल नहीं उठे? इसी मकसद से चतुराई से कश्मीर के साथ बाकी राज्यों के नाम जोड़े जाते हैं, जैसे जिन्ना के आगे पीछे नेहरू, गांधी और अशफाक उल्लाह को लगा दिया गया। यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा। जिन्ना वाली आजादी नारे जब लगते हैं तो उसके आगे पीछे लगने वाले नारों को भी ध्यान से सुनिए। जिन्ना के नाम के नारों के आगे पीछे नेहरू वाली आजादी, गांधी वाली आजादी के भी नारे लगते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या कश्मीर और जिन्ना के नारों को दूसरे नारों के साथ साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं कि भाई ये सब भी बोल देते हैं, इसको भी जरा बोल दिया जाए, इसको भी जरा थोड़ा 2-3 बार बोल दिया जाए। बाकी सब बोलो पर यह जरूर बोलना। ये कहीं उनको आदेश तो नहीं दिए हैं किसी ने। इस सवाल पर विचार करना इसलिए जरूरी है कि जिन्ना वही शख्स है जिसने भारत के 2 टुकड़े करवाए थे। ऐसे में जिन्ना वाली आजादी के नारे के क्या मायने हैं? सुनिए इसको। चंदन जजवाड़े भी हमारे साथ है। चंदन, पढ़ने की आजादी मांगे सही है, अभिव्यक्ति की आजादी मांगे सही है, ये जिन्ना वाली आजादी क्यों मांग रहे हैं? लाल सलाम क्यों कर रहे हैं? अगर इनका मंच एपॉलिटिकल है तो वामपंथी दलों के नारे क्यों लग रहे हैं? देश को बांटने वालों के नारे क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर लेकिन जो संगठन यहाँ पर आनंद जुड़े हुए हैं वो सीधे सीधे वाम संगठन है ज्यादातर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैनर पोस्टर बनाए गए वो भी साफ बता रहे हैं कि आरएसएस से आजादी, हिटलर राज से आजादी, यानी कि कुल मिलाकर के नारा जो वो केंद्र सरकार के खिलाफ ही लगाने की कोशिश करते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और जो ऐसा लगता है कि नारों के बीच में गांधी या नेहरू का नाम लेना अपने नारे को एक शील्ड या एक कवच देना है ताकि वाद विवादों तक नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वामपंथी संगठनों के छात्र इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा दिखता है कि पूरे देश का नाम लेकर के वो पूरे देश को अपने आंदोलन से जोड़ना चाहते ताकि हर तरह की सिंपैथी मिले। दूसरी बात, जामिया की बात करें तो जामिया में कश्मीर के छात्र बड़ी संख्या में पढ़ते हैं और काफी ज्यादा आक्रोश उनमें हमने देखा है। जब हम जामिया गए थे तो हमने देखा कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के वो काफी आक्रोशित है, तो उनको संभव है कि आईसी घोष जो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने कश्मीर की चर्चा की। लेकिन जब हमने भी बात की तो सीधा कहना कि कश्मीर में जिस तरह से 370 हटाया गया, वह अभिव्यक्ति की आजादी को रोका गया है, उन चीजों को लेकर के वो कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात जो भी, अगर यहाँ पर कोई पुलिसिया मामला है, कानून तोड़ने का मामला, तो निश्चित तौर पर पुलिस को जांच इसमें करनी चाहिए। लेकिन डीयू की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर वामपंथी संगठन है और सब मिलकर एक साथ, ये वही वामपंथी संगठन है चंदन जिन्होंने कुछ दिन पहले डीयू में हो रहे एग्जामिनेशंस, जो परीक्षाएं थी, वहां पर जाके ऐसा के झंडे गाड़े और वहां के लोगों ने उनके वहां के स्टूडेंट्स को डराकर धमकाकर कहा कि आप एग्जाम नहीं लिखेंगे। ये कहां तक सही हुआ अमिताभ? और दूसरी बात, अगर जामिया में कश्मीर से छात्र पढ़ते हैं तो पढ़ना वो दिल्ली में चाहते हैं, जामिया में चाहते हैं, लेकिन अगर कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ इंटीग्रेट करने की और पाकिस्तान के खलल डालते रहने की किसी भी मंशा को अगर दरकिनार कर उसको अगर काट दिया जाता है, उस पर रोक अंकुश लगा दिया जाता है, तो इनको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल आनंद, सीधे सीधे देख लो आप, आयशा का प्रेसिडेंट है जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन में, एसएफआई का एक सदस्य है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का एक सदस्य है, डीएफआई का सदस्य है। तो जितने जो वामपंथी संगठन है उनका एक न एक सदस्य आपस में मिल बैठकर चारों वामपंथी संगठनों ने ये चुनाव जीत लिया। आगे आइए, जामिया में यही लोग लीड कर रहे हैं, जामिया पहुंच के आयशी घोष अपने भाषणबाजी कर रही हैं। अब 1 महीने तक मूवमेंट चला लिया है आनंद, छात्रों को अपने पीछे ले आए हैं, अब छात्र की मांग सारी गायब हो गई है। अब नेता, अब छात्र तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, चेहरे यही है वाम दल के सारे नेता। तो अब भीड़ का चेहरा, अब किसी को, छात्रों को वहां बिठाए रखने के लिए, छात्रों को बरकरार रखने के लिए अब कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए। अब उसको देश के तमाम मुद्दों से जोड़ रहे हैं। अब इन बेचारे बच्चे जो पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जो भविष्य में नेता बनेंगे, जब अपने अपने करियर चुनेंगे, इन बच्चों और इनकी स्ट्रैटेजी देखिए। सब कुछ जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया था कि एक व्हाट्सएप के जरिए चला था कि देखिए हर जगह आप महिलाओं को आगे कीजिए, सारे नारे जो है वो छात्राओं से लगवाइए, जो पुरुष छात्र हैं वो पीछे खड़े रहते हैं और पीछे से वो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इनको सीनियर से और बाहर के लोगों से आदेश दिए जाते हैं कि आपको करना क्या है, कहना क्या है, बोलना क्या है। तो ये पूरी तरह से एक प्लान तरीके से
वामपंथी दलों को और इस लेफ्टिज्म को वापस उजागर करने की बात है, क्योंकि अगर पूरे देश में देखा जाए तो केरल और इन यूनिवर्सिटीज के बाहर लेफ्ट तो कम से कम खत्म ही लग रहा है। त्रिपुरा से भी हट गया, बंगाल से भी हट गया, और ममता बनर्जी ने भी साफ यही कहा कि जिनका पूरी तरह से जिनकी दुकान बंद हो रही है वो अपनी दुकान को पूरी तरह बंद होने से बचा रहे हैं। आनंद, इसमें एक ही लाइन कहूंगा, एक बड़ी पुरानी फिल्म का एक बड़ा पुराना गीत है, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। अब छात्र आंदोलन से निकलकर मामला कश्मीर तक पहुंच रहा है, इसका मतलब साफ है। देखिए इशारों में सब कहने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहां से? अमिताभ, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसी बात पर अखाड़ा में वापस आकर बात करेंगे कांग्रेस के उस मणि की जो फिर विवादों में घिर गए। अखाड़ा में आपका स्वागत है। एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। अब बात करते हैं कांग्रेस के उस मणि की जिन पर यह कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है। जब भी बोलते हैं विवादों में घिर जाते हैं। जी हां, जहां एक तरफ भारत में नागरिकता कानून के विरोध में तरह तरह के नारे लग रहे हैं जिसके मायने अपने अपने हिसाब से हर कोई लगा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर हैं। मणिशंकर अय्यर घरेलू राजनीति की बात दूसरे देश में करने के लिए भी जाने जाते हैं। दूसरे देश में वो अपने देश के लोगों के बीच नहीं बल्कि वहीं के लोगों के बीच भारत की घरेलू राजनीति की बात भी करने लगते हैं। ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, हर बार करते हैं, और इनका कनेक्शन कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है वहां पर कि जब देखो वहीं पहुंच जाते। कुछ दिन पहले मणिशंकर अय्यर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में थे। आप बिल्कुल चकित नहीं है, उनका जाना वहीं पर रहता है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में एनआरसी को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इसी कार्यक्रम के दौरान शाहीन बाग का जिक्र करने पर मणिशंकर अय्यर विवादों में आए थे। मणिशंकर के बयान पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। सुनिए मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में क्या कहा और उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रही। That the NPR, which is the National Population Register, has never been regarded by his government as the predecessor to setting up a national register of Indian citizens. And it has been pointed out now by everybody that even in Parliament the Home Minister has said so. Assurances that have been given in Parliament by the Home Ministry that it is in fact the predecessor to that. So there's a kind of rift, at least in articulation, between the two people who are the face of Hindutva in our government, which is Mr. Modi and Mr. Amit Shah. शंकर अय्यर की डायरेक्शंस पाकिस्तान से होती हैं, ऐसा लगता है। वो कांग्रेस के भेजे हुए दूत हैं जो वहां से डायरेक्शंस लेकर के आते हैं और यहाँ इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भी मणिशंकर अय्यर ये कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान हमारी सपोर्ट करे तो हमारी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। और भारत में दंगे कराने में और इस प्रकार की गलत भ्रांतियां फैलाने में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये वामपंथियों के साथ मिलकर के, पाकिस्तान के साथ मिलकर के देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो पूरी प्लानिंग से गए हैं। पाकिस्तान के साथ में मिलकर के भारत में अनरेस्ट क्रिएट करना है, अशांति क्रिएट करनी है, भारत का लॉ एंड ऑर्डर खराब करना है पाकिस्तान के साथ मिलकर के। ये उसी साजिश के अंतर्गत कांग्रेस का ये कम्युनिकेशन चल रहा है। उसी साजिश के अंतर्गत हमारे देश में जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें जो नारे लग रहे हैं, आज़ादी, कौन सी आज़ादी? जिन्ना वाली आज़ादी। और उसके प्रमाण है, मीडिया स्वयं उन प्रमाणों को दिखा रहा है। आप इसी से समझ जाइए कि 1947 के हालात पैदा कर रही है कांग्रेस, हिंदू और मुसलमान के बीच में भावनात्मक बंटवारा कर रही है। और ऐसी पुख्ता जानकारी है कि दिल्ली के शाहीन बाग धरने में शामिल होने से पहले मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के लाहौर गए। लाहौर में उन्होंने ISI के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की और भारत देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की पाकिस्तान की साजिश को अंजाम देने का सारा जिम्मा ISI और पाकिस्तान वालों ने मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेसी नेताओं को दिया है। अब पाकिस्तान की धरती पर जाकर मणिशंकर अय्यर ये भी बता रहे हैं कि CAA और NRC जैसे मुद्दों के बाद भारत में लोग विरोध प्रदर्शन पर क्यों उतारू हो गए। मणिशंकर अय्यर ने लाहौर में क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। They have now come out on the streets because they are fighting for the idea of India that we had as a national consensus in our country till 2014, and what is happening at the moment is a huge ideological divide. I would call it a rift valley. कातिल कौन है
ये मणिशंकर अय्यर बताएंगे। पार्लियामेंट है, इंडियन आर्मी है, किसके लिए कह रहे हैं? लाहौर से शाहीन बाग तक आग लगाया गया है, कौन लगा रहा है? प्रश्न चिन्ह है इस बात पर। पाकिस्तान से लौटे हुए 13 तारीख को जब पाकिस्तान में था तो क्या समझाया इन्होंने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को क्या समझाने की कोशिश किया मणिशंकर अय्यर के थ्रू, देश को बताइए। अब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में घरेलू राजनीति का जिक्र कराया, लेकिन वो भारत लौटने पर अचानक चर्चा में तब आए जब वो प्रदर्शनकारियों के बीच शाहीन बाग पहुंचे और वहां उन्होंने मर्यादा की एक सीमा ही लांघ दी। They have now come out on the streets because they are fighting for the idea of India that we had as a national consensus in our country till 2014, and what is happening at the moment is a huge ideological divide. I would call it a rift valley. अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। ये मणिशंकर अय्यर हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमेशा ये आ बैल मुझे मार वाला सिंड्रोम इनके साथ क्यों है? वहां जाकर भारत की बात करते हैं, गलत बातें करते हैं, भारत को नीचा दिखाते हैं, यहां आकर फिर यहां के देश के नेताओं के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस पार्टी फिर बचती फिरती है, बयान पर रिएक्शन देने से कहती है कि वो फैज को कोट कर रहे थे। लेकिन तारीफ की बात है, बैक ट्रैक नहीं करते हैं। हाँ। इनके बोली, इनके स्वभाव में आनंद, और ये सालों से देख रहे हैं, दशकों से देख रहे हैं। मणिशंकर अय्यर बतौर फॉरेन सर्विस के ऑफिसर बाद में नेता बने, नाम नॉन अलाइंड समिट हुआ था 1984 में, तब इंदिरा गांधी के साथ ये सीधे तब उसके बाद राजनीति में उतर कर आ गए। तो जाहिर तौर पर ये एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो चुके हैं, लेकिन बयान पर कभी काबू, न जुबान पर काबू रहता है न बयान पर। तो कांग्रेस से निकाला भी जा चुका है, कांग्रेस में वापस भी लिया जा चुका है, कांग्रेस के मीडिया सेल में प्रभारी रहे हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं। तो कांग्रेस इनसे हर बयान पर कन्नी काटती आ रही है, इसलिए इनके बयान को बहुत ज़्यादा गंभीरता से न कांग्रेस लेती है न देश लेता है। बयान को कांग्रेस लेती है ना देश लेता है, लेकिन मणिशंकर अय्यर बार बार ये करते क्यों हैं और इनको स्पेस दिया क्यों जाता है? ये अपने आप को काफी इंटेलेक्चुअल कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं कि मैं हिंदी से ज्यादा उर्दू बोलता हूं। लोकतंत्र है आनंद, लोकतंत्र है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि ये विचारधारा की अब लड़ाई हो चुकी है। यही तो हम लोग, और ये साफ दिख रहा है आनंद, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी, ये विचारधारा की लड़ाई थी, जिसको अब दूसरा रंग दिया जा रहा है, जिसमें कश्मीर जोड़ा जा रहा है। एक महीने तक विचारधारा के नाम पर छात्र सड़क पर आए, विचारधारा के नाम पर छात्रों को एकजुट किया गया, विचारधारा के नाम पर कहा गया हम आपकी भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसमें कश्मीर आ गया है, अब उसमें आज़ादी की बात आ गई है, अब उसमें सीएए आ गया है। तो जाहिर तौर पर विचारधारा की लड़ाई को दूसरा मोड़ दिया जा रहा है, और इसमें कितने मोड़ आएंगे अब इन छात्रों को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसके साथ साथ लोगों को लोकतंत्र में अपनी पसंद की सरकार चुनने की भी स्वतंत्रता है। 2014 हो चाहे 2019, लोगों ने अपनी पसंद की सरकार चुनी है, जो अपनी पसंद से अपनी मैनिफेस्टो पे काम कर रही है। देखिए, मणिशंकर अय्यर ये भूल गए कि 2014 में और 2019 में उनकी पार्टी और उनकी राजनीति को जिस तरह से भारतीय वोटर द्वारा लताड़ पड़ी है, तो उनको खुद के अंदर झांक कर समझने की जरूरत है कि वो कहां गलती कर रहे हैं, और ऐसी गलतियां करते रहेंगे तो फिर और फंसते रहेंगे। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह शिवसेना के सबसे बड़बोले नेता की भी अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लग रहे हैं। जी हां, बने रहिए। अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही थी ब्रेक से पहले। अब अगर हम आपको बताएं कि शिवसेना जैसी पार्टी और उनके सबसे बड़बोले जो स्पोक्सपर्सन हैं और नेता हैं, उनको भी अब लगाम लगा दी गई है कि वो जो भी बात कहें उस पर आप पीछे हट चुके हैं, अपना स्टेटमेंट वापस ले चुके हैं। क्यों? क्योंकि उस पर बवाल हो गया था। बात हम किसकी कर रहे हैं? संजय राउत की। दी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर दिए गए शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान से सियासी घमासान मच गया। न्यूज 18 से बातचीत में शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से मिलने के लिए मुंबई जाया करती थी। संजय राउत यही नहीं रुके और दावा किया कि एक दौर ऐसा भी था जब दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और शरद शेट्टी मुंबई के पुलिस कमिश्नर तय किया करते थे। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि ये सभी तय करते थे कि सरकार के किस मंत्रालय में कौन बैठेगा। बहुत बड़ी बात कही संजय राउत ने। छोटा सा अल्प विराम। अमित शाह बोल रहे हैं बिहार में। भगवान बुद्ध और महावीर की धरती पर आज जहां पर भी नजर पहुंचती है, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं।
इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अभी अभी कल ही मकर संक्रांति हुई है। सूर्य नारायण उत्तर की ओर प्रवेश कर गए और हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब भी सूर्य नारायण उत्तर में प्रवेश करते हैं शुभ कामों की शुरुआत हम लोग करते हैं। और आज उसी दिन ऐतिहासिक भूमि पर, जिस भूमि पर भगवान महावीर ने जन्म लिया, अपने जीवन के 22 साल जिस भूमि पर बिताए, जहां अपने जीवन काल के अंदर 3-3 बार भगवान बुद्ध ने विचरण कर इस भूमि को पवित्र बनाया और जिस भूमि ने दुनिया को लोकतंत्र की भेंट दी, इस वैशाली की महान भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये यही भूमि है जिसने एक बार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सबको न्याय देने की, सबको समानता देने की और सबको अपना अधिकार देने की नींव डालने का काम किया है। इसके लिए लड़े मरे तबाह हो गए, मगर सबको अधिकार देने की बात को नहीं छोड़ा। यही ये वैशाली की महान भूमि है। और मित्रों, इतिहास में वैशाली गणतंत्र के संघर्ष को कोई मिटा नहीं सकता। वो जब जब मानव अधिकार, पिछड़ों का कल्याण और लोकतंत्र की भावना का जब जब जिक्र होगा, वैशाली के गणतंत्र का जिक्र उस वक्त करना ही पड़ेगा। इतना महान काम इस धरती के पुरखों ने किया है। और मित्रों, आज मैं जो यहां आया हूं वो विषय भी मानव अधिकार का विषय है। वो विषय भी दुखियारों को, प्रताड़ितों को, जो दर्द सहन कर यहां आए हैं, उनको अधिकार देने का। मित्रों, ये जो जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, मैं देश भर में घूमते घूमते आज बिहार में आया। मुझे दिल्ली में पत्रकार बंधु कहते थे कि बिहार में क्या रिस्पॉन्स होगा। मैंने उस वक्त भी उनको कहा था और आज पूरी दुनिया देख ले, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स ये को कहीं मिला है तो मेरे बिहार की भूमि पर मिला। क्योंकि ये भूमि जो पीड़ित है, इसके साथ न्याय करने वालों की भूमि है। ये भूमि सामाजिक न्याय की भूमि है। यहां पर जयप्रकाश नारायण बाबू, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, ये सब ने सामाजिक न्याय की नींव रखने का काम किया था और उसी नक्शे पर आज पूरा देश चल पड़ा है। ये भूमि पिछड़ों को, सताए हुओं को, उनको न्याय देने की भूमि है। और ये जन जागरण अभियान लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के घर घर में जो जा रहे हैं, वो भी इसी प्रकार के सताए हुए भाइयों बहनों को न्याय देने की लड़ाई देकर जा रहे हैं। मित्रों, अभी अभी मोदी जी के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून आया, ये सीएए आया और सीएए के माध्यम से अनेक पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम चला। मगर कुछ लोग जो देश में हैं, कुछ लोग जो है, जो बात तो पीड़ितों की करते हैं, बात तो मानव अधिकार की करते हैं, मगर अपनी वोट बैंक की बात जब आती है, तब वो अपने वोट बैंक के अलावा किसी को नहीं देखते हैं। मित्रों, आज मैं बिहार की इस महान धरती पर आया हूं। मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, क्या है सीए, ये नागरिकता संशोधन कानून क्या है। मित्रों, नागरिकता संशोधन कानून ये है
कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करने वाला है। मगर जिनको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात दिखाई पड़ती है, ये इसका विरोध कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं इस देश की माइनॉरिटी को, इस देश के युवाओं को कि सीएए से आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं बिहार के मुसलमान भाइयों को कहने आया हूं, आप इस कानून को पढ़े और राहुल बाबा आपको और लालू प्रसाद यादव को भी बताने आया। जनता को गुमराह मत करिए। ममता दीदी और केजरीवाल जी, आप भी जनता को गुमराह मत करिए। मैं आज सरेआम बिहार की जनता को कहने आया हूं कि ये कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। इससे किसी की नागरिकता जा नहीं सकती है। मित्रों, देश का विभाजन हुआ, कांग्रेस पार्टी उस वक्त करता धरता थी। कभी देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर वेलकम बैक। अखाड़ा में अब बात संजय राउत की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर दिए गए शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान से सियासी घमासान मच गया। न्यूज 18 से बातचीत में शिवसेना सांसद ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से मिलने के लिए मुंबई जाया करती थी। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि एक दौर ऐसा भी था जब दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और शरद शेट्टी मुंबई के पुलिस कमिश्नर तय किया करते थे। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि ये सभी ये तय करते थे कि सरकार के किस मंत्रालय में कौन बैठेगा, ये भी तय करते थे। बयान पर विवाद हुआ तो राउत ने माफी मांगने में भी देरी नहीं की। बरं का, छोटा शकील असेल, शरद शेट्टी होता, हे सगळे लोक ह्याच्या हातामध्ये मुंबई आणि आसपासचा भाग होता। ते ठरवायचे मुंबईत काय होणार, पोलीस कमिशनर कोण होणार, मंत्रालयात कोण बसणार। हाजी मस्तान जेव्हा मंत्रालयात जायचं तो अख्खं मंत्रालय त्याला घ्यायला खाली यायचं मी पाहिलेलं आहे, हे मी पाहिलेलं आहे। हा करीम लाला होता, त्याला भेटायला इंदिरा गांधी जायच्या पायधुणीला, हे अंडरवर्ल्ड आम्ही पाहिलं आहे। हे आता काही नाही, आता किरकोळ लोक आहेत। दूसरा सवाल है कि क्या कांग्रेस अंडरवर्ल्ड के भरोसे उस समय चुनाव जीतती थी, इसलिए इस प्रकार की मुलाकातें होती थी। मेरा तीसरा सवाल है कि क्या कांग्रेस को अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस मिलता था, इसके लिए इस प्रकार की मुलाकातें होती थी कि अंडरवर्ल्ड के फाइनेंस के भरोसे चुनाव जीते जाते थे। या मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस को मसल पावर की आवश्यकता उस ज़माने में थी, इसलिए इस प्रकार की मुलाकातें उस कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं उनको भी आहत में आने की ज़रूरत नहीं। जब इंदिरा जी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करता था तो बहुत से हमारे कांग्रेस के मित्र चुप बैठे थे, लेकिन मैं सामने आकर इंदिरा जी की वकालत करके आया। अगर किसी को लगता है कि मेरी उस बात से इंदिरा जी की प्रतिमा को ठेस पहुंची है या किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं मेरा वक्तव्य पीछे लेता हूं। संजय राउत से उनका वक्तव्य पीछे लेने की बात हो गई, संजय राउत ने कर दिया। दिवाकर, एक बात बताइए, ये शिवसेना को क्या हुआ? मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं लेती, ऐसे ही बात करते हैं शिवसैनिक। और यहां संजय राउत इतना दबाव में आ गए, कहा कि किसी को ठेस पहुंची तो मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं, जो डंके की चोट पर न्यूज 18 पर कह के गए। देखिए आनंद, जिस तरह से संजय राउत का स्टेटमेंट हम पिछले दिनों में देखें तो बड़बोलापन काफ़ी ज़्यादा दिखा है, और खासतौर पर जब आप बड़बोलापन करते हो तो कभी कभी आप पर ही भारी पड़ जाता है, और वही हुआ संजय राउत के साथ।
संजय राउत ने इंदिरा गांधी को लेकर और खुद दाऊद के मिलने से लेकर जो बयान दिया, अब उनके गले की फांस बन गया। फांस ऐसे कि क्योंकि उनकी ही सहयोगी, विपक्षी पार्टी छोड़ दें, उनकी ही सहयोगी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और बयान वापस लेने की मांग की है। जिस तरह से संजय निरुपम लगातार आक्रामक हुए, उसके बाद मिलिंद देवड़ा का ट्वीट हुआ, उस पर भी आक्रामक हुए, तो कहीं ना कहीं संजय राउत को अपना जो है ये अगाड़ी ही ऐसे है जितने जो अगर देखें कि सांप और नेवला जो है अगर साथ में गठबंधन कर लें तो कैसे चलेगा। ऐसा ही है कुछ ये महाविकास अघाड़ी। अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्कार।